हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी को पढ़ाने का जिम्मा मैंने उठाया है आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियोस बना रहा हूँ, जिसमें कि ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, ये बात सोच लेना। एक चैप्टर की 3-4 वीडियो हैं लगभग। अगर 3 घंटे की टोटल होती है तो आप 2x पे देखो तो जल्दी निपट जाएगा काम आपका। पर मैं बता दूँ आपको लाइन टू लाइन एक एक चीज़ जो आपने छूटी होगी, जो आपसे नहीं हुई होगी, वो सब जो आपके पेपर में आएगा, कहाँ से आएगा, क्यों आएगा, कैसे पूछेंगे, ये सब आएगा। अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं ना, तो बस 10 मिनट देख लो, एटलीस्ट 10 मिनट अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ जोक सुनाने तो नहीं आया हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आपको लगेगा कि जोक चलेंगे, मज़ा आएगा, इट विल टेक, मज़ा में फिर पेपर नहीं निकलेगा आपका। तो मज़ा लेना अलग बात है और पेपर निकालना अलग बात है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं लिख के देता हूँ, अगर आपने वीडियो देख ली तो सिलेक्शन गारंटी से होगा। मतलब कोई चक्कर ही नहीं भाई, अगर आपने पूरी देख ली तो बस सिलेक्शन हुआ रखा है आपका। बस आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ आपको दोनों 11, 12 दोनों की वीडियोज़ मिलेंगी, लगातार आ रही है। 12th का हमारा मोलिकुलर चैप्टर चल रहा है, 11th का हमारा और 7th चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चरल वाला, और जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की वीडियो भी चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट से आ जाओ मेरे साथ। आज का हमारा टॉपिक है द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। क्या है जी? ट्रांसक्रिप्शन। तो भाई सबसे पहले तो पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन है क्या एक्चुअली। तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन होता है कि जब आपका डीएनए आरएनए बनाता है। अब ये बात ध्यान रखना, कोई सा भी टाइप का आरएनए हो, वेदर इट इज़ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, कैसा भी आरएनए हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर आरएनए बन रहा है डीएनए से तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर पहला जो पैराग्राफ है उसमें 2-3 बातें बताई गई हैं, जैसे कि दोनों, जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था कि भाई रेप्लिकेशन के दौरान दोनों जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, ये आपने देखा था। फिर आपने देखा था कि जो डीएनए का आपका ट्रांसक्रिप्शन है, आप देख रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते, केवल एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। ठीक है, ये बात समझनी है। और इसमें बताया इन्होंने कि भाई अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट बन भी गए, मान लो दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करते भी हैं अगर, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो पहला पैराग्राफ यही है, और दूसरा पैराग्राफ में फिर आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात होगी और पूरा प्रोसेस चलेगा। तो चलिए करते हैं शुरू यहाँ से। देखो यहाँ लिखा है द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड। इस बात को ध्यान रखें, लिखा है वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, यानी डीएनए का एक ही स्ट्रैंड, दोनों नहीं, into RNA is termed as transcription. Here also the principle of complementarity governs the process of transcription, यानी यहाँ भी आपका वो चलता है कॉम्प्लीमेंट्रिटी वाला प्रोसेस कि भाई डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, यानी जैसे ए है तो उससे बस टी की जगह पे यू जुड़ेगा, ये वाली बात है। एंड एक्सेप्ट द एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म बेस पेयर विद यूरेसिल, मतलब यहाँ पर आपका एडेनिन जो है वो थायमीन से ना जुड़ के यूरेसिल से जुड़ेगा। हाउएवर unlike the process of replication which once set in, the total DNA of an organism get duplicated। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर रेप्लिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का शुरू हो चुका है ना तो फिर वो पूरा खत्म होता है, लेकिन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता। बस जो जिन जीन्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है बस वो जीन आपके काम करते हैं, मतलब वो सेगमेंट बस ट्रांसक्रिप्शन करता है, बाकी ऐसा नहीं है कि सारा डीएनए एक ही बार में ट्रांसक्रिप्शन करता हो। ये भी थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर लिखा है कि विच वंस सेट इन द टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आते बच्चों को समझ नहीं आती, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ऐसे सोचते हैं कि इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ कॉपीड इनटू आरएनए, केवल एक ही सेगमेंट कॉपी करता है, पूरा डीएनए कॉपी नहीं करता। दिस नेसेसिटाइज द डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन ऑन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब्ड। फिर ये पैराग्राफ है कि भाई इसमें लिखा है कि दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम क्यों नहीं करते, दोनों ही नहीं करते। तो ये मैं छोटी सी बात है जल्दी से बताता हूँ। देखो भाई मान लो ये एक डीएनए है, यहाँ लिखा है 3 to 5, यहाँ है 5 to 3, और मान लो यहाँ है ATCG, यहाँ है आपका TAGC, ज़्यादा नहीं बनाते, लो A और A, इतना हो गया। अब इसका मान लो ये टेम्पलेट है 3 से 5 वाला, तो आपका जो आरएनए बनेगा वो बनेगा UAGCU, ये बन गया आपका आरएनए। अगर टेम्पलेट है 3 से 5 वाला, अगर आप इसे टेम्पलेट बनाओगे तो आपका बन गया आरएनए AUCGA 5 to 3, 5 to 3।
तो अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे ना भाई, तो प्रॉब्लम ये होगी कि 2 आरएनए बन जाएंगे। पहली बात, एक आरएनए का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो जेनेटिक कोड है वो दूसरे आरएनए से अलग होगा। मतलब यहाँ पहला कोड बैठेगा AGC, 5 प्राइम से पढ़ते हैं तो AGC, इसमें बैठेगा UAG, ठीक है, जबकि ये होता नहीं पहला कोडन, वो अलग बात है, लेकिन ये बैठेगा। तो ये दोनों ही कोडिंग इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएंगी, मतलब 2 प्रोटीन बन जाएंगी। अगर बनती भी होंगी ना तो 2 प्रोटीन बन जाएंगी, जो कि ऐसा होता नहीं, एक जीन में एक ही प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर अगली बात सुनो, फिर अगली बात ये है कि यहाँ पर आप देखोगे बाबू कि अगर ये दो आरएनए बन गए तो दोनों आरएनए जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना तो ये एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई इन्होंने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया, तो इसके बाद फिर जो आपने ट्रांसक्रिप्शन किया है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि इससे तो आगे कुछ बनेगा नहीं अब। तो इसलिए जो है दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते। तो ये पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, इस पर टाइम लगाना ज़्यादा बेकार है, हम टाइम लगाएंगे, आप पढ़ लेना ढंग से, ठीक है। ये लिखा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपकी नीट में सवाल पूछेंगे इनमें से क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हिस्सा नहीं है। तो भाई इनमें से क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हिस्सा नहीं है, तो भाई देखो क्या नहीं है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये 3 चीज़ें होती हैं, एक प्रोमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होती है, एक टर्मिनेटर होता है। इसके अलावा जो चौथा होगा वो आपका आंसर होगा। पहली बात तो ये समझ लो। फिर आगे देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड ऑफ द DNA इन दैट स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, 2 स्ट्रैंड ऑफ द DNA इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक पार्ट क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है जो कि DNA है। एंड सिंस द 2 स्ट्रैंड हैव ऑपोजिट पोलैरिटी एंड द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज आल्सो कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3। मैंने आपको बताया था कि DNA पॉलीमरेज जो होता है ना, वो DNA पॉलीमरेज आपका जो बनाता है नया DNA, उसकी डायरेक्शन रहती है 5 से 3। ध्यान रखना है, RNA पॉलीमराइजेशन यानी नया RNA जो बनेगा उसकी भी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होगी, उसकी डायरेक्शन भी 5 प्राइम to 3 प्राइम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नया RNA 5 से 3 बनेगा। अगर आपके पेपर में कहीं RNA लिखा हुआ है तो आप उसे कैसे पढ़ोगे, 5 से 3 पढ़ोगे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चाहे वो 3 से 5 लिखा हो, अगर किसी ने कह दिया कि RNA है तो पढ़ोगे 5 से 3 पढ़ोगे, ये ध्यान रखना। द स्ट्रैंड दैट हैज द पोलैरिटी 3 प्राइम to 5 प्राइम, जो 3 प्राइम to 5 प्राइम होगा वो क्या है आपका, वो है टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट। यहाँ देखो ये 3 से 5 वाला स्ट्रैंड है तो ये क्या है, टेम्पलेट है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 5 से 3 वाला, वो है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। अब आप देखो, अगर इस स्ट्रैंड से RNA बनता है, अगर ये टेम्पलेट है तो RNA की शक्ल जो होगी वो किससे मैच करेगी, कोडिंग से हूबहू कोडिंग जैसा होगा, बस T की जगह U आएगा। अगर ऐसा कंडीशन है कि ये टेम्पलेट है 3 से 5, ये बिल्कुल सवाल आएगा पक्का, ये तड़प जाओगे वहाँ, तुमसे होगा नहीं है, गारंटी देता हूँ। ये अगर 3 से 5 वाला है आपका DNA का सेगमेंट, मतलब टेम्पलेट है ये, और यहाँ है ATCG, सॉरी अच्छा लिख देता हूँ थोड़ा, ATCGTA, ये टेम्पलेट है और ये कहा कि इसका RNA बनाओ। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट टेम्पलेट से A से जुड़ेगा क्या, U, T से A, C से G, G से C, T से A से T। और इस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोलैरिटी लिखना, 5 to 3 प्राइम। ध्यान रखना, अब अगर ये 5 to 3 प्राइम RNA है तो एग्जैक्ट कोडिंग के जैसा होगा, जैसा कोडिंग स्ट्रैंड होगा ऐसा RNA होगा। क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड बाबू पता कैसे होता है, यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड में ना T होता बस इसकी जगह पे, बस इतना फर्क होता है। तो अगर कहीं पेपर में ऐसा लिखा है कि भाई ये नीचे दिया गया स्ट्रैंड जो है कोडिंग स्ट्रैंड है, देखो ध्यान से, अगर ये किसी ने कहा कि ये सॉरी T, एक सेकेंड ना, अगर यहाँ किसी ने ऐसे बोला कि भाई ये तो जो है, ओ माय गॉड, GCTA, अगर ये कहा कि भाई ये तो कोडिंग स्ट्रैंड है तो RNA बताओ, तो ये गलती नहीं करनी। कोडिंग स्ट्रैंड अगर कह दिया तो 5 से 3 पढ़ना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोडिंग 5 से 3 पढ़ना, इधर से इधर पढ़ना है। और फिर RNA जो आप ऑप्शंस में ढूंढोगे वो इधर से इधर होगा। इसका RNA पता क्या होगा, ये होगा
AUCGUA, ये वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आपको पोलैरिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मतलब 5 से 3, 3 से 5, 5 से 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोडिंग 5 से 3 होता है, RNA 5 से 3 होता है, टेम्पलेट 3 से 5 होता है। लिखा कैसे भी हो आप उसे 3 से 5 ही पढ़ोगे। गॉट इट? ये आएगा पेपर में। चलो लिखो, यहाँ लिखा है कि द अदर स्ट्रैंड दैट इज नॉट अ टेम्पलेट and that have 5 to 3 prime polarity and the sequence same as RNA except thymine को छोड़ करके at the place of uracil is displaced during the transcription. Strangely this strand which does not code for anything called as coding strand, इसे coding कहते हैं। थोड़ा सा बता दूं, coding जो है वो sense है, sense strand है, और template जो है वो आपका anti sense strand है। ये थोड़ी बात इतनी तो ध्यान रखो ही कम से कम, इनको सेंस और एंटी सेंस कहते हैं, आगे बायोटेक में काम आएगा। एंड ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद द कोडिंग स्ट्रैंड। जितने भी आप आगे रेफरेंस पढ़ोगे, आप आगे पढ़ोगे प्रमोटर, आप आगे पढ़ोगे टर्मिनेटर, सारे रेफरेंस का कोडिंग के रेफरेंस में पढ़ते हैं, यानी 5 to 3 प्राइम पर जो सीक्वेंसेस होती हैं उनके हिसाब से पढ़ते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ टर्मिनेटर होगा तो वो इस स्ट्रैंड पर जो सीक्वेंस होगी उसको देखेंगे, ठीक है। अगर जीन की डायरेक्शन है ये वाली, अगर जीन की डायरेक्शन इधर है तो फिर ये वाला स्ट्रैंड हो जाएगा आपका कोडिंग और ये हो जाएगा टेम्पलेट, तो फिर इसमें देखेंगे प्रमोटर यहाँ पे होगा। तो डिपेंड करता है जीन की डायरेक्शन ये है या फिर ये है, ये तो डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनी हुई है किताब में। यहाँ लिखा हुआ है किताब में आपकी प्रमोटर कुछ नहीं होता बाबू, प्रमोटर एक सीक्वेंस होती है जो कि अगर मैं कहूँगी यहाँ स्ट्रक्चरल जीन है, ये इसको मैं पूरा क्लियर करता हुआ चलता हूँ पहले तो स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट को। ये लिखा है स्ट्रक्चरल जीन, और यही है आपका ये वाला ब्लू वाला आपका है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये है 3 to 5 प्राइम, और ये है आपका 5 to 3 जो कोडिंग है, और ये प्रमोटर दिखाया है तो ये मान लो +1 साइट है, इसके पीछे -10 या -35 या माइनस जो भी। तो यहाँ पर ना पीछे स्टार्ट साइड से थोड़ा पीछे जाओगे तो बाबू यहाँ पर ना एक सीक्वेंस मिलेगी, जो यहाँ पे सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस जो थोड़ा पीछे होती है ना, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रमोटर। एंड प्रमोटर इज नॉट ए लाइक समथिंग, कुछ बिंदी जैसा कुछ निशान, ये नहीं है। प्रोमोटर इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। प्रोमोटर एक डीएनए की सीक्वेंस है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ TATAAT या लाइक इस तरह की सीक्वेंस है जो कि AT रिच रीजन होता है, AT रिच। तो दोनों में ही यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में होता है AT रिच है, वो अलग अलग सीक्वेंस दोनों में अलग अलग होती है। और यहाँ बैक्टीरिया में इसको प्रिब्नोबॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, वो सब बातें नीट में नहीं आएंगी। तो खैर ये प्रिब्नोबॉक्स है बैक्टीरिया में, प्रिब्नोबॉक्स कहते हैं इसको, और यूकैरियोट में से टाटा बॉक्स कहते हैं। तो ये है आपका प्रोमोटर सीक्वेंस। अगर जीन इधर होती तो फिर ऊपर वाला कोडिंग होता, तो प्रोमोटर फिर यहाँ इसके रेफरेंस में देखते यहाँ पे होता, मतलब 5 प्राइम से थोड़ा पीछे होता। प्रोमोटर जीन स्टार्ट साइट से थोड़ा पीछे होते हैं, टर्मिनेटर जीन खत्म होने के थोड़ा आगे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द साइट्स जहाँ पर मतलब यहाँ से कोई जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, थोड़ा पीछे से हो जाता है और फिर वो जाता है यहाँ टर्मिनेटर तक। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि भाई जा रहा ट्रांसक्रिप्शन होता जा रहा, ऐसा नहीं होता, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुँचता है। ये वाली बात थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस डायग्राम में इतना ही है, लेकिन एक और बात बता दूँ, अभी आप आगे बढ़ोगे कि स्ट्रक्चरल जीन जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, ये समझना है। इसके 2 टाइप हैं। अगर बैक्टीरिया में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे पॉलीसिस्टोनिक, और अगर यूकैरियोट में पढ़ोगे तो उसे कहेंगे मोनोसिस्टोनिक। ये आपको ध्यान रखना है कि आगे मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन इज ऑफ 2 टाइप, पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक। देखो यहाँ लिखा है द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, यानी स्ट्रक्चरल जीन के किनार उधर है, इधर यहाँ खत्म होगी फिर आगे है पीछे है। तो फ्लैंकिंग का मतलब यही होता है कि जीन के आगे पीछे है। एंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड। प्रोमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड पर अपस्ट्रीम है, पीछे की तरफ है थोड़ा। एंड स्ट्रक्चरल जीन द रेफरेंस इज मेड विद रेस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड। भाई जो भी रेफरेंस लिए गए हैं ना, वे किसके रेस्पेक्ट में लिए गए? कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में लिए, इस बात को ध्यान रखना। इट इज द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट। ये होता क्या एक्चुअल में? प्रोमोटर एक्चुअल में है क्या? डीएनए सीक्वेंस है
जो क्या करता है, प्रोवाइड द साइट फॉर द बाइंडिंग द आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ प्रमोटर पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ एन प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग। अब देखो पता लग नहीं, देखो जहाँ प्रमोटर होगा ना उसी के हिसाब से पता लगेगा कि भाई जीन इधर को है इधर को है, ठीक है। तो ये प्रमोटर पे डिपेंड करता है जीन किधर है, मतलब ऐसा नहीं ना हमेशा इधर ही होंगी, ऐसा थोड़ी होता है। कोई जीनोम है, डीएनए है, उसमें जीन इधर भी हो सकती है इधर को चल दे, डिपेंड करता है, मतलब ये तो बात ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ द प्रमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइन द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड। तो प्रमोटर ये डिफाइन करता है, ये स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ये असर्शन रीजन वगैरह में कोई स्टेटमेंट कहीं बना देगा, तो ये ध्यान रखना। बाय द स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर, अगर उधर देखोगे तो टर्मिनेटर से फिर सबकी पोजीशन बदल जाएगी। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड डाउन स्ट्रीम, मतलब उसके उधर होता है, खत्म होगी जहाँ वहाँ से आगे, ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। एंड इट यूजुअली डिफाइन द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस, ये थोड़ा ध्यान रखना, मतलब प्रोमोटर से थोड़ा पीछे और टर्मिनेटर थोड़ा आगे। तो देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर, ये ध्यान रखना। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज सीक्वेंस शैल बी डिस्कस्ड विद द डीलिंग विद द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, रेगुलेटर जीन की बात कर रहे हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है बाबू। चलो फिर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। तो यहाँ से शुरू होता है वही बात जो मैं बता रहा था कि भाई दो प्रकार का आपका वो है, एक तो आपका मोनोसिस्टोनिक है और एक आपका पॉलीसिस्टोनिक है। तो यहाँ लिखा है अ जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला सवाल तो यही है कि जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है आपकी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि जीन इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पे ये लिखा है ना भाई कि अ जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो मतलब ये तो सवाल आपको इंपॉर्टेंट है, ये करना ही होगा। और फिर आगे लिखा है दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। तो जीन डीएनए, देखो एक कन्फ्यूजन मिटा लो, जीन कुछ और नहीं है, डीएनए के ना टुकड़े होते हैं, जैसे यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, इसे कहते हैं जीन। यानी जिस पार्ट में कोई इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आरआरएनए बनाने की इन्फॉर्मेशन, टीआरएनए बनाने की इन्फॉर्मेशन, एमआरएनए बनाने की इन्फॉर्मेशन, तो दैट पार्ट ऑफ जीन। और भी जीन की और भी जीन्स होते हैं, मतलब और भी डेफिनेशंस हैं, मतलब और भी जीन के और भी चीज़ों को जीन कहते हैं। जैसे रेगुलेटरी जीन वो रिप्रेसर बनाती है, पर पहले उससे बनता तो आरएनए है ना, तो जिनका ट्रांसक्रिप्शन होता है नॉर्मली उस पार्ट को जीन कहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो पार्ट एमआरएनए बनाता है, जीन मतलब वो जीन जो एमआरएनए बनाती है, जो पॉलीपेप्टाइड बनाती है फर्दर, उसे ये सिस्टोन कह रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझना है आपको। यहाँ लिखा है कि and though there is a no ambiguity that there is gene are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA, rRNA molecule also define a gene. तो जो सीक्वेंस tRNA को rRNA को इनको डिफाइन करते हैं वो भी जीन है। However, by defining a cistone, अगर आप सिस्टोन कह रहे हो तो वो DNA जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता हो, वो डीएनए जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करता हो उसे कहते हैं सिस्टोन, ये थोड़ा ध्यान रखना। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कोड बी सेट टू ए मोनोसिस्टोनिक। अब वो मोनोसिस्टोनिक हो सकती है तो वो यूकैरियोटिक बात हो रही है, पॉलीसिस्टोनिक है तो वो बैक्टीरिया की बात हो रही है। इसमें थोड़ा समझो, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक एक प्रमोटर है, ये पीछे इस प्रमोटर के आगे यहाँ पे एक टर्मिनेटर है, ठीक है जी, ये बीच में आपकी स्ट्रक्चरल जीन। तो भाई पता क्या है, अगर यहाँ पर आपके 1 2 3 4 यानी यहाँ एक, यहाँ से यहाँ तक एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे या दूसरी तीसरी चौथी, मतलब यहाँ पर एक एमआरएनए बना, इस एमआरएनए में 4 अलग अलग प्रोटीनों की इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो जीन है फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर ये कहलाएगी पॉलीसिस्टोनिक। अगर यहाँ से यहाँ तक एक एमआरएनए बनता है, उसमें फिर 4 अलग अलग प्रोटीन्स की इन्फॉर्मेशन है, तो वो पता क्या होगा, वो होगा आपका पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। पर अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट में बाबू एक स्ट्रक्चरल जीन जहाँ से शुरू होता है और जहाँ जाकर ख़त्म होता है, वहाँ से वहाँ तक आपका एक ही प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है। उसमें भी एक छोटी सी बात है यूकैरियोट में कि जैसे ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये जैसे, तो पता क्या होता है, इस सेगमेंट में से एमआरएनए तो बनेगा एक ही, लेकिन ये वाला पार्ट फंक्शनल है,
मतलब ये वाला पार्ट का जो mRNA है वो एमिनो एसिड्स को कोड करता है। फिर ये जो पार्ट है इसका mRNA कोड नहीं करता, इसका पार्ट का फिर से कोड करता है, ये फिर से कोड नहीं करता। तो इस तरह से इन पार्ट्स को जो कोड नहीं करते, जिन्होंने जीन के फंक्शनल पार्ट को इंटरप्ट कर रखा है बीच में, दे आर इंट्रॉन्स एक्चुअली। एंड द पार्ट ऑफ द फंक्शनल पार्ट जो है वो कहलाता है एक्सोन। तो एक्सोन ये पार्ट है जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे दे आर इंट्रॉन। इन्होंने इंटरप्ट कर दिया जीन को, मतलब हमारे जो फंक्शनल पार्ट है उसको। तो फाइनली जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है उस टाइम पर इंट्रॉन्स को यहाँ से हटाया जाएगा, इंट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं। तब जाके जो आपका ये आरएनए है जिसे हम hnRNA कहते हैं, हेट्रोजीनस आरएनए, प्रोसेसिंग के बाद ये फंक्शनल मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में एक ही प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा वो टुकड़ों में है तो उसे कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है यूकैरियोट में, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। एक्सोन इंट्रोन क्या है, गलती ना करना, इंट्रोन जो है वो बाहर निकालने हैं, एक्सोन्स रखने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेट टू एज मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। तो मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट में, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। द जीन इन यूकैरियोट आर स्प्लिट। तो जीन कैसी है यहाँ पे, स्प्लिट है। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज, जो एक्सप्रेशन देते हैं उन्हें हम एक्सोन्स कहते हैं। एंड एक्सोन आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। द एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स, एक्सोन्स को जो है वो इंट्रॉन इंटरप्ट करते हैं। इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, यानी कि इंट्रॉन जो है फाइनली फिर प्रोसेसिंग के बाद hnRNA से दिखाई नहीं देते। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द प्रोसेस और डेफिनेशन ऑफ द जीन इन टर्म्स ऑफ DNA सेगमेंट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है इस प्रोसेस को। नेक्स्ट देखो, लिखा है इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ये स्टेटमेंट नीट में आ सकता है, मैं लिख के देता हूँ गारंटी से, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखा है कि इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को, इनहेरिटेंस को जो प्रोमोटर्स होते हैं और जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं वो जो है आपके उसको वो कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं कि कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा एक्सप्रेशन है, कम एक्सप्रेशन है, कैरेक्टर कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये वाली बात यहाँ पता ये करते हैं प्रमोटर वगैरह। किसी का वीक प्रमोटर होता है, किसी का ज़्यादा हैवी काम करता है, वो ऐसी बात है। समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस को भी कभी कभी लोग क्या कहते हैं, रेगुलेटरी जीन्स, इवन दो दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी RNA प्रोटीन। तो ये भी क्या कहलाते हैं, रेगुलेटरी जीन्स कहलाते हैं। जो कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं उनको भी कहते हैं। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है टाइप्स ऑफ RNA एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ लिखा है बैक्टीरिया की बात हो रही है बाबू। सबसे पहले तो हम जो है पढ़ेंगे, जो प्रोसेस है वो किसका पढ़ रहे हो आप, बैक्टीरिया का पढ़ रहे हो। ये यहाँ छोटा सा प्रोसेस दिया गया है, इसमें बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। दिमाग में आपको पहले क्या रखना है, पता क्या है, पहले रखना है कि ये बैक्टीरिया का पढ़ा रहे हैं, यूकैरियोट का नहीं। यूकैरियोट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा टफ है, वो आपके लेवल पे चलता नहीं है, वो थोड़ा अलग है। तो पर आप ध्यान रखोगे अभी किसका चल रहा है, बैक्टीरिया का। बहुत सिंपल है, देखो। सबसे पहले तो 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन, यानी जो शुरुआत होती है वो। फिर उसके बाद है इलोंगेशन, एक तो ये स्टेप के थोड़े नाम याद रखने हैं लाइन से, और टर्मिनेशन। 3 स्टेप हैं, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। फिर देखो यहाँ पर DNA बना है, एक तो 3 से, एक सेकेंड चलता क्यों नहीं सही से यार, यहाँ है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 3, ठीक है। तो ये है, तो इसमें भाई आप ध्यान से देखो, ये है पीले रंग का प्रमोटर सीक्वेंस। तो इस पे ना आके एंजाइम को जुड़ना है, जो आपका RNA पॉलीमरेज है उसको ना आके यहाँ पे लगना है। अब समझने की बात ये है कि बैक्टीरिया के केस में ना जो RNA पॉलीमरेज होता है उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो आके यहाँ पे जुड़ नहीं पाता, मतलब वो इसको प्रमोटर को पहचान नहीं पाता कि भाई कहाँ जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है। तो इसके साथ ना मदद करने के लिए एक अलग से सिग्मा फैक्टर लगता है, दैट इज बैक्टीरिया केस में सिग्मा 70, ये बहुत थोड़ा आगे की बात है। और ये आता है, ये जुड़ जाता है RNA पॉलीमरेज से। तो ये है आपका RNA पॉलीमरेज, ठीक है, यहाँ पे। तो RNA पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा। अब पता हूँ मैं
आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अकेला जब होता है तो वो बेचारा कोर एंजाइम होता है, तो ये कोर एंजाइम है, और जब ये इसके साथ जुड़ जाता है सिग्मा के तो ये बन जाता है होलो एंजाइम। तो अब ये होलो एंजाइम जा करके जुड़ जाएगा आपका कहाँ पर, प्रोमोटर पर, यहाँ पर, और ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ ये सिग्मा फैक्टर जब तक लगा रहेगा जब तक थोड़ा सा प्रोसेस शुरू ना हो जाए, मतलब इनिशिएशन ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा, जैसे कि अगर यहाँ दिखाऊं, जैसे मान लो ये है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आरएनए बनवा देगा, मतलब पहले, अब तक सिग्मा लगा हुआ है, फिर सिग्मा हट जाएगा यहाँ से, ये काम शुरू हो गया तो सिग्मा यहाँ से हट जाएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज जाकर के होलो एंजाइम जुड़ेगा प्रोमोटर से, ओपन कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वहाँ पर जो है आपका प्रोसेस इनिशिएट होगा, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, जुड़ेंगे, और फिर जो सिग्मा फैक्टर है वो रिमूव हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर का काम नहीं है ना एक्चुअली, सिग्मा फैक्टर का काम हो चुका है तो वो हट गया। फिर बैक्टीरिया के केस में ध्यान रखना है कि जो होल प्रोसेस है इलोंगेशन का, जो प्रोसेस है वो ये खुद ही कर लेता है, मतलब इलोंगेशन कराने के लिए इसको किसी फैक्टर की जरूरत नहीं होती बैक्टीरिया में, ठीक है, बैक्टीरिया में कोर एंजाइम जो है वो अकेला ही जो है वो इलोंगेशन कर लेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आप देखोगे कि फाइनली जब इसको टर्मिनेशन करना होता है, टर्मिनेटर सीक्वेंस आ जाती है, तो यहाँ बैक्टीरिया में आपको फिर से एक और बात मिलेगी। तो एक तो टर्मिनेशन होता है रो डिपेंडेंट, एक रो इंडिपेंडेंट होता है, आपको दिखाया है रो डिपेंडेंट, तो आप रो डिपेंडेंट ही पढ़ लो। तो भाई होता ये है कि ये मान लो आपका आरएनए है, ये यहाँ था, और मैच्योर मतलब जो बन रहा बेचारा नेसेंट आरएनए कहते हैं इसको, नया नया ताज़ा, ये नया नया नेसेंट आरएनए है, तो इसको हटाना है, मतलब प्रोसेस बंद करना है। तो ना एक ना प्रोटीन है सिग्मा रो फैक्टर, यहाँ लिखा हुआ है रो फैक्टर, ये आएगा यहाँ से और ये यहाँ से क्लीवेज का काम करता है, ये वाली बात है, मतलब खुद से नहीं हटता, रो फैक्टर आएगा, आपको यही पढ़ाया गया है, वरना होता तो रो इंडिपेंडेंट भी है, पर ये रो डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो फिर ये आएगा, फिर यहाँ से इसको क्लीव कर देगा, बहुत सिंपल है। आपको ये रो फैक्टर यूकैरियोट में नहीं बताना, अगर कोई लिखेगा तो आंसर नन ऑफ दीज होगा उसका आपके केस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि रो डिपेंडेंट नहीं, रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं पूछते, रो डिपेंडेंट पूछते हैं। तो भाई ये जाएगा यहाँ से, इसके बाद से एक एटीपेज टाइप की एक्टिविटी होती है, ये यहाँ से इसे क्लीव करा देगा और नया आरएनए बन जाएगा। देखो कितना सरल प्रोसेस है, यहाँ लिखा भी यही है कि देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन, और इन सेल एक प्रोटीन बनाने के लिए तीनों आरएनए चाहिए होते हैं। द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, तो एमआरएनए जो है वो एक प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशनल मशीनरी के लिए टेम्पलेट की तरह काम करता है। और टीआरएनए का काम भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टीआरएनए आएगा, टीआरएनए एमिनो एसिड्स को लाएगा और रीडिंग ये दैट रीड द जेनेटिक कोड। तो टीआरएनए विल रीड द जेनेटिक कोड, टीआरएनए जो है वो जेनेटिक कोड को रीड करेगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये आसान भी है। इस पर ये बहुत टफ सवाल हो जाता है पेपर में कि रीड कौन करेगा, बच्चे राइबोसोम लगा देंगे, गलत हो जाएगा सवाल, तो ध्यान रखना टीआरएनए विल रीड द जेनेटिक कोड एंड आरआरएनए फिर जो है वो राइबोसोम्स बनाने के काम आता है, और आरआरएनए ही राइबोजाइम बनाता है जो कि कैटालिटिक पावर रखते हैं, आपको पढ़ाऊंगा आगे। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि 23S आरआरएनए बैक्टीरिया केस में होता है, और वो आपका राइबोजाइम होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और लिखा है देयर इज अ सिंगल बैक्टीरिया के केस में ध्यान रखना है, बैक्टीरिया के केस में ना एक ही आपका आरएनए पॉलीमरेज है जो सारे तरह के आरएनए बनाता है, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कि सिंगल होता है, वो एक होता है, और सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही सारे तरह के आरएनए बनाता है जितने तरह के भी होते हैं बैक्टीरिया में। एन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, फिर वो शुरू करेगा। इट यूज द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एंड एज अ सबस्ट्रेट की तरह वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड को यूज करेगा। एंड पोलीमराइज द प्रोसेस इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, यानी टेम्पलेट को देखेगा ए टू ये, फलाने टू ये, डिमका टू ये, और उससे लगातार जोड़ता रहेगा। तो ये परी प्रोसेस है कि टेम्पलेट डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। फॉलोइंग द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल फॉलो करेगा। इन समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, फिर वो हेलिक्स को ओपन करेगा। एंड कंटिन्यू इलॉन्गेशन, तो ये ओपनिंग भी करता है हेलिक्स खुद ही, जैसे रेप्लिकेशन में तो हेलिकेज एंजाइम था आपको पता होगा, तो वो ओपन करता था, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता था, पर यहाँ काम किसका है,
ये खुद ही देखो ओपनिंग ऑफ हेलिक्स भी कर रहा है, मतलब ये भी आपके पेपर में सवाल यहाँ से बन सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन में ओपनिंग ऑफ हेलिक्स कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, यानी जब एंजाइम जो है वो काम कर रहा होता है तो उस पर थोड़ा सा आरएनए जो है थोड़ा सा लगा रहता है, मतलब ये ऐसा है कि फ्री नहीं होता, मतलब पूरा तरह से ऐसा नहीं होता कि जितना आरएनए बनना जा रहा नीचे 7-8 न्यूक्लियोटाइड उस पर लगे रहेंगे लगभग, ये थोड़ी बात ध्यान रखनी है आपको, जुड़े रहेंगे, ठीक है जी। वन ऑफ द पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेटर रीजन, जब टर्मिनेटर आता है तो नेसेंट आरएनए हट जाता है और टर्मिनेशन खत्म हो जाता है। तो फिर नीचे अलग से इन्होंने बताया कि इनिशिएशन कराना होता है तो सिग्मा फैक्टर है, ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया केस में अपने आप एंजाइम ये कर नहीं पाता, और अगर टर्मिनेशन कराना है तो रो फैक्टर है। बस ये 2 फैक्टर आपको और याद करने हैं, बाकी तो यहाँ कुछ है नहीं। और इसकी वजह से आरएनए की स्पेसिफिसिटी, आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी बढ़ जाती है इनिशिएट करने की और टर्मिनेट करने की, तो वरना खुद से वो कर नहीं पाता, ऐसी बात है, ठीक है। तो यही लिखा है बस यहाँ, इसमें से यही सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से रखना प्रोसेस को। इससे आगे थोड़ा इन्होंने यूकैरियोट को आगे कंसिडर किया है यहाँ पे, तो यूकैरियोट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। इससे पहले इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है, इससे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना बाबू, बैक्टीरिया केस में ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है मान लो, तो इस बैक्टीरिया में मान लो ये आपका डीएनए है ये, तो इस डीएनए में मान लो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए बन रहा है ये। अब यूकैरियोटिक तो है नहीं है कि भाई उसमें एक्सोन है इंट्रोन है, ऐसा तो है नहीं, यूकैरियोट तो ये है नहीं, तो ये इसमें कुछ चेंज भी नहीं होना, प्रोसेसिंग भी नहीं होनी। तो होता क्या है कि इस पे ना बनते हुए पे ही, मतलब ये बन ही रहा होता है तभी इस पे राइबोसोम लग गई मान लो, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर चुके हैं। तो बैक्टीरिया के केस में इन्होंने लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड प्रोसेस होते हैं, तो ये वर्ड आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा यहाँ से ये ध्यान रखना कि बैक्टीरिया केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है। इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम द एक्टिव, एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, मतलब वहीं हो रहे हैं। अगर आप यूकैरियोट में देखोगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन होगा न्यूक्लियस के बाहर जहाँ राइबोसोम्स हैं, एंड देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। मैनी टाइम्स ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुल्ली प्रोसेस्ड, मतलब वो पहले ही बन जाता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वर्ड लास्ट वाला वर्ड जो है ना ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ से एक असर्शन रीजन जनरेट होगा, हो सकता है ये कंपार्टमेंट वाली प्रोसेस को असर्शन बनाएंगे, और या फिर इसे असर्शन बनाएंगे और ये रीजन बनाएंगे, ये थोड़ा बनेगा सवाल, तो यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ शुरू करते हैं यूकैरियोट का है। तो ये यूकैरियोट में और तो कुछ नहीं बता रहे, बस ये ऐसी बात बता रहे हैं कि वो जो प्रोसेसिंग वाली बात है, इंट्रॉन्स कैसे हटेंगे और कैसे जुड़ते हैं एक्सोन्स, ये वाली बात थोड़ा बताएंगे। और ये बताना चाहते हैं कि यूकैरियोटिक आरएनए जब बनता है तो उसमें क्या प्रोसेसिंग होती है, मतलब कैसे होती है प्रोसेसिंग, कि वो फाइनली फिर मैच्योर कैसे होता है, ये बताना है इनको यहाँ पे। तो ये छोटा सा प्रोसेस हो रहा है। और एक और चीज़ बतानी है यहाँ पे कि यूकैरियोट में टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 और भी, जैसे क्लोरोप्लास्ट है यूकैरियोट की सेल के अंदर। तो यूकैरियोटिक सेल एक अलग से सेल है, उसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है। और मैं बता दूं क्लोरोप्लास्ट एक ज़माने में बैक्टीरिया थे, तो वो बैक्टीरियल होते हैं, टाइप होते हैं, और उनके राइबोसोम भी बैक्टीरिया टाइप होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी बैक्टीरिया टाइप होते हैं। तो ये भी एक तरह के वो हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से बने हैं, मतलब ये इसके अंदर रहने लग गए यूकैरियोटिक सेल के अंदर, पर ये थे बैक्टीरिया। तो उनके अंदर उनके खुद के आरएनए पॉलीमरेज भी हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में बाहर आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 होते हैं, और फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये थोड़ी बात है। तो ये वाली लाइन यहाँ इन्होंने बताई है कि देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज तो होते हैं न्यूक्लियस में, और इसके साथ साथ ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके ऑर्गेनेलीज, मतलब क्लोरोप्लास्ट का अलग होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अलग होते हैं, उनके भी मिलते हैं। देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी मतलब काम जो है वह बटा हुआ है। प्रोकैरियोट में देखा मैंने आरएनए पॉलीमरेज एक ही है, वही सारे काम कर रहा है, सारे काम आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए जो भी बनवा रहे उससे बनवा रहे, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा है, यहाँ सबका काम बटा हुआ है।
तो यहाँ से आपको जो लर्न करना है, ये रटना है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है और 2 क्या करता है, 3 क्या करता है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 है तो वो राइबोसोम्स की ये वाली यूनिट 28S 18S और 5.8S ये बनाता है, ये वाली यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद भी करना है। ये कहाँ होती है, लार्ज सब यूनिट में 28S होती है और 5.8S लार्ज सब यूनिट में होती है, और ये 18S जो है ये स्मॉल सब यूनिट में होती है राइबोसोम की, यूकैरियोटिक की। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो बनाता है टीआरएनए और ये 5S आरएनए, ये आपका ये भी लार्ज सब यूनिट में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनपीज ये बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, तो सेकंड जो है वो एचएनआरएनए बनाता है, फिर एचएनआरएनए फाइनली प्रोसेस होता है, फिर मैच्योर आरएनए बनता है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो एचएनआरएनए बनेगा। अब एचएनआरएनए का मतलब पता क्या है, इसको बनाएगा 2, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि उसमें एक्सोन्स भी है, उसमें इंट्रॉन्स भी हैं, ये वाली बात है, तो उसे कहते हैं एचएनआरएनए। ये फिर नीचे जो समझाया है वो ये समझाया कि कैसे प्रोसेसिंग होती है, क्या होता है। इस डायग्राम में आप देखो एक तो देखो ध्यान से देखना है, अभी इसमें क्या क्या समझना क्या है। जैसे आरएनए बन रहा है, एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन, ये ऑरेंज वाले इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन इंट्रॉन एक्सोन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बनते हुए पे ही, यानी न्यूक्लियस में ही बनते हुए पे ही यहाँ पे दिखाया है कैप। भाई कैप पता क्या है, पहली बात तो कैप कहाँ लग रही, 5 प्राइम पे। दूसरी बात लग रही जी के ऊपर लिखा है एम और जी और पी पी पी। तो ये देखो एक्चुअल में ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसका नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिन। ये एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है, अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, यानी यूजुअली मिथाइलेशन वाले न्यूक्लियोटाइड नहीं होते। ये आके यहाँ लगेगा और बॉन्ड जो है वो फॉस्फोडाइस्टर के बजाय ट्राइफॉस्फेट होगा, ये ध्यान रखना है। अनयूजुअल बॉन्ड है जो कि पाया नहीं जाता, और ये यहाँ लग गया तो इससे फायदा ये होगा कि जो एक्सोन्यूक्लियेसिस होते हैं ना वो इसको काट नहीं पाते। मतलब एक्सोन्यूक्लियस को इसको काटना होता है ना इधर से, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, एंजाइम इसे पेल देंगे, तो ये उससे बचना चाहता है। तो उससे बचने का इसने देखा है क्या जुगाड़ है, इसने 5 प्राइम पे कैप लगा ली मिथाइलेशन वाली। मिथाइलेशन होने के बाद एक्सोन्यूक्लियस की समझ नहीं आता कि कहाँ से काटे, ये वाली बात है। तो भाई ये फिर मतलब ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ कैप लग गई, कैपिंग होगी। फिर इन्होंने दिखाया कि यहाँ देखो ये लास्ट में यहाँ लिखा पोली ए टेल, लगभग 200-300 न्यूक्लियोटाइड ऐसे 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 आके बिना टैम्प, ये इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बिना टैम्पलेट के आके इस पे लग गए यहाँ और यहाँ पे। ये भी इसलिए कि भाई जब इधर से काटा जाएगा अगर हमें, तो हम कटेंगे तो यहीं देखो यहाँ मिथाइलेशन नहीं है, पर जब तक ये इसे एंजाइम काट रहे होंगे ना बाहर ऐसे, इधर से ऐसे ऐसे काट रहे होंगे, तब तक ये ट्रांसलेशन कर चुका होगा, और ट्रांसलेशन के बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा, ये वाली बात है। तो इधर लगा है पॉलीएडेनाइलेशन, तो यहाँ पर इतने सारे न्यूक्लियोटाइड बिना टेम्पलेट के दे इसके चारों तरफ लग गए, यहाँ पे मतलब लास्ट में लग जाते हैं ऐसे, इसे कहते हैं पोली ए टेल। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, गारंटी से पता नहीं कितनों की गलत होगी, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी से गलत होगी ये बात। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो कि कितनों को नहीं पता नहीं कितनों को नहीं पता। ध्यान से देख लो एक बार भाई, ये जो लिखा है ना आरएनए स्प्लाइसिंग, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 एक्सोन्स को जोड़ना, ना कि इंट्रॉन्स को काटना। और कमेंट करके बता दो कि तुम्हें ये बात पता थी या नहीं, ज़रूर बता दो, वेट कर रहा हूँ। देखो ये एक्सोन्स हैं, ये लैरिएट बना है, इसे लैरिएट कहते हैं, स्प्लाइसियोसोम बना है,
यहाँ बहुत सारे SNRNA लगे होते हैं, SNRNPs लगे होते हैं, वो टाइप्स ऑफ SNRNA होते हैं। वो यहाँ से यहाँ, जहाँ इंट्रॉन शुरू होता है, जहाँ इंट्रॉन ख़त्म होता है, वहाँ पे होता है GUAG, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ से ये उठा लेता है, इसको प्रोसेस है उसका, और यहाँ से इंट्रॉन रिमूव हो जाता है। और स्प्लाइसिंग का मतलब होता है एक्सॉन्स का जुड़ना, ना कि इंट्रॉन्स का कटना। ठीक है, लाइक कर देना। अब देखो, ये हो गया प्रोसेस, ये हट गया, आपके स्प्लाइसोसोम बन गया, ये हट गए। फाइनली प्रोसेस्ड RNA ये है, मैसेंजर RNA। फाइनल प्रोसेस कैप है, टेल है, और ये फंक्शनल RNA है। अब इसमें से mRNA बनेगा, डायरेक्ट काम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो लिखा है, द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ द एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल। दे आर नॉन फंक्शनल एंड हेंस इट is subjected to a process called splicing where the introns are removed and exons are joined. ये ध्यान रखना, in a defined order. hnRNA undergoes additional processing called the capping and the tailing. In capping, unusual nucleotide, इसका नाम याद करना है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 7 लगा दो, ठीक है, is added to the 5' end, ये याद करना है। hnRNA में लगेगा, ये याद करना है। टेलिंग में एडिनाइलिक एसिड 200 से 300 याद करना है, 3' पे लगेगा, याद करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगेंगे, ये ध्यान रखना है, बिना टेम्पलेट के ये वाली बात है। इट इज़ द फुल्ली प्रोसेस्ड hnRNA, इट इज़ द फुल्ली प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड के बाद भी hnRNA है, ध्यान रखना, फुल्ली प्रोसेस्ड hnRNA नाउ कॉल्ड द mRNA दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट टू द न्यूक्लियस, और बस फिर ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। 2 लाइनों के बाद, ये 2 लाइन लिखी हुई है, पढ़ लो। The significance of such complexity is now beginning to be understood that split gene arrangement represent probably an ancient feature। ये कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में इंट्रॉन जो थे वो कभी ना कभी काम की चीज़ हुआ करते थे। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड, यानी स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में मैं आपको बताऊँ, किताब में दिया नहीं है, SNRNPs होते हैं, वो SNRNA नहीं होते, उनसे कटिंग होती है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। And the dominance of RNA world. In recent times, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in the living system have assumed more importance. Next topic है genetic code. इस वीडियो में बस genetic code वाला टॉपिक और पढ़ेंगे, जल्दी से देख लो, भागना मत, ध्यान रखना। लिखा है genetic code during the replication and transcription a nucleic acid was copied to form। देखो यहाँ मैं बता दूँ, काम की बात, ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं इसको। यहाँ लिखा है कि भाई, ये कह रहे कि कहीं ना कहीं DNA में प्रोटीन बनाने का कुछ होता होगा, मतलब ये कह रहे कि भाई DNA में म्यूटेशन कर लो, उससे पता लग जाएगा कि प्रोटीन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब ये कह रहे हैं भाई ठीक है, DNA प्रोटीन कोड करता है, पर ना कोई कनेक्शन बिठाना नहीं पा रहा था, मतलब कनेक्शन बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा था इसके बीच में, कि कैसे कनेक्ट करें, कैसे संबंध बिठाएँ। तो लोगों ने कहा कि एक एडेनिन है, ग्वानिन है, और यूरेसिल है, थायमिन है, यूरेसिल है, और जो साइटोसिन है, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता होगा, क्या पता। तो ऐसे तो 4 ही अमीनो एसिड बैठेंगे, प्रोटीनों में 20 होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 का मान लो, तो 2 के हिसाब से 16 कोड बैठते हैं, ठीक है, 16 कॉम्बिनेशंस। तो 16 से भी काम नहीं चलता, तो फिर उन्होंने कहा भाई, फिर एक साइंटिस्ट है, तो यहाँ से आपको सीधा सीधा एक नाम याद करना है, कि ये वाला नाम याद करना है कि जॉर्ज गैमो दैट इज ए फिजिसिस्ट थे, जो उन्होंने कहा भाई देखो, कोड जो है ना आपका 3 न्यूक्लियोटाइड से कम का हो नहीं सकता, क्योंकि 4 टाइप के होते हैं न्यूक्लियोटाइड, और 3 का होगा तो तब 64 कॉम्बिनेशन बैठेंगे। अगर हम कहें कि भाई 2 का हो सकता है तो 16 कॉम्बिनेशन बैठेंगे, जबकि अमीनो एसिड होते हैं 20। तो ये कह रहे भाई कोड तो होंगे ट्रिपलेट, मतलब ये कह रहे कि कोड जो है वो ट्रिपलेट है। तो ये सबसे पहले इसने कहा, थियोरेटिकली बात है, इसने कहा कोड तो ट्रिपलेट है, क्योंकि अमीनो एसिड 20 हैं। कह रहा है आप देख लेना 64 में से कौन कौन से कॉम्बिनेशन कोड करते हैं, नहीं करते हैं, ये टेंशन तुम्हारी है, पर इससे कम करते नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ से पहला सवाल जो आपके पेपर में आएगा, कि प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडोन वाज ए ट्रिपलेट, ये प्रूफ दिया कोडोन ट्रिपलेट है, वाज ए मोर डॉन्टिंग टास्क एंड द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय द हरगोबिंद खुराना, इसका नाम याद करना है, हरगोबिंद खुराना जी was
सॉरी यहाँ लिखा है कि हरगोविंद खुराना ने किया था। फिर इसके अगले पेज पे लिखा है, वो शायद इसमें हमारी वीडियो आया नहीं है वो पेज, तो मैं बता दूं आपको। इसके बाद यह लिखा है किताब में आपकी कि हरगोविंद खुराना जी ने किया क्या एक्चुअली। तो खुराना जी ने ये किया, इन्होंने वो बनवाए होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। ये ध्यान रखना है एक तो आपको, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अब ये क्या है, तो भाई इन्होंने कहा कि इन्हें बनवाया यू 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 एक आरएनए बनवाया बिना टेम्पलेट के। फिर से ध्यान रखना, बिना टेम्पलेट के। एक और बनवाया यूजी 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 यूजी, ये भी बनवाया इन्होंने बिना टेम्पलेट के। फिर उन्होंने इससे एक नाम लिखा है नीरनबर्ग। तो नीरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में, किताब में से पढ़ लेना, सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन कैसे बनती है ये बताया, ठीक है। और ये आरएनए बनाने में एंजाइम जो यूज किया वो था सेवेरो-ओकोवा एंजाइम। ये तो ये 3 नाम याद करने हैं आपको, किसने क्या किया याद करना है। इससे क्या हुआ, इससे जब इन्होंने आरएनए बनवा लिया है, इससे इन्होंने फिर प्रोटीन बनवाई, तो उस प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड फिनाइलएलेनिन आए। क्या आए, फिनाइलएलेनिन फिनाइलएलेनिन फिनाइलएलेनिन, ठीक है। पर जब इन्होंने कोपॉलीमर बनवाया तो इसमें आया सिस्टीन, वैलिन, सिस्टीन, वैलिन। अब सुनो, कोड अगर 2 का होता तो भी आपके एक जैसे बनते, 4 का होता तो भी एक जैसे बनते, पर कोड जो है वो आपका 3 का है, तो 2 टाइप के अमीनो एसिड बने, ठीक है। इससे इन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए, तो उससे इन्होंने बताया कि कोड जो है वो फाइनली ट्रिपलेट है। कैसा है, ट्रिपलेट कोड है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, समझ रहे ना बात आप। फिर यहाँ पर जेनेटिक कोड की कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो आपकी किताब में दी गई हैं, और एक किताब में टेबल बनी है, ठीक है ना। तो उस टेबल को देखेंगे। टेबल में से मैं आपको बता दूं भाई मोटा मोटी, ये आपका काम है। टेबल में से आपको जिन के 6 कोडोन हैं, जैसे जिनके 6 हैं, मैसेरिन का, अर्जिनिन का, वो याद करना है कि इसके 6 हैं। मैक्सिमम डीजेनरेसी कौन शो करते हैं, जिनके 6 कोडोन है। मिनिमम डीजेनरेसी शो करते हैं, जैसे ट्रिप्टोफान का 1 ही कोडोन है, जैसे मिथाइलिन का 1 ही कोडोन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। स्टॉप कोडोन 3 है, UAA, UAG, UGA, दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, ये ध्यान रखना है आपको। और उसमें से आपको GUG यानी कि जो वैलिन है ये याद होना चाहिए। GAG जो आपका है वो ग्लूटामिक एसिड का, ये याद होना चाहिए। 2-4 चीज़ें आपको कोशिश करना है याद करने की, तो अगर हो जाए तो इट्स बेटर, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये नीचे लिखे प्रॉपर्टीज, तो लिखा है द कोडोन इज ट्रिपलेट। कोडोन जो है ट्रिपलेट है, बिल्कुल सही। याद रखना है कि 61 कोडोन अमीनो एसिड को कोड करते हैं और 3 जो है वो कोड नहीं करते, दे आर स्टॉप कोडोन्स, ये ध्यान रखना है। और नॉनसेंस कोडोन वी कैन से दैट, हम इन्हें नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर लिखा है सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन। तो ये लाइन है ना, एक्चुअली नीट में आएगा कि द कोड इज डीजनरेट, फिर ऑप्शन में रहेगा ये, या फिर ये क्वेश्चन है या ये आंसर है। तो जब एक एमिनो एसिड को 1 से ज़्यादा कोडोन कोड करते हैं तो उसका मतलब होता है डीजनरेसी, द कोड इज डीजनरेट, ये इसका मतलब है। एंड द कोडोन इज रीड इन द mRNA इन ए कॉन्टिग्यूअस फैशन। तो कोमा नहीं होता, लाइन से लगातार पढ़ना होता है, कोमा लेस होता है, वहाँ पर पंक्चुएशंस नहीं होती उसमें, और मतलब जैसे एक खत्म हुआ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आगे, कोमा नहीं लगाना होता और लाइन से पढ़ते हैं, 3 के बाद दूसरा, दूसरे बाद दूसरा, ऐसे। कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है, बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक। अगर कहीं GUG है तो वो वैलिन कोड करता है, तो इसका मतलब है ये कि बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक UUU हमेशा फिनाइलएलेनिन कोड करेगा। सम एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टॉप कोडोन्स अलग हैं, ये वाली बात है। प्रोटोजोआ में भी थोड़ा बहुत अंतर है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वाली लाइन याद करनी है आपको। ये नहीं याद करना कौन से कोडोन है, ठीक है, ये बकवास है। फिर AUG आपको बता दूं, AUG स्टार्ट कोडोन होता है, ये इससे बहुत अच्छा सवाल भी बनते हैं, हमेशा देखना है स्टार्ट कोडोन AUG है, याद होना चाहिए। और जो मिथियोनिन को, मिथियालिन कह रहा हूँ सॉरी, मिथियोनिन को कोड करता है, ये ध्यान रखना है आपको। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, और शुरुआती कोडोन भी यही होता है हमेशा,
और 3 कोडोन स्टॉप कोडोन है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ये आपको तीनों ये याद होनी चाहिए। बाकी इन्होंने अगर बना के दिखाया कि भाई ये मिथाइलिन बनाता है, ये फिनाइलिन 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 फिनाइलिन, यानी UUC भी फिनाइलिन बनाता है। तो ये तो ऐसे फ़ोटो दिखाया हुआ किताब में, ठीक है। तो इसके अगला टॉपिक है आपका म्यूटेशन, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। इस वीडियो में बस यहीं तक का रखेंगे और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप तक ये वीडियो आई है तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका पूरी देखने के लिए। 11th क्लास की वीडियो भी लगातार चैनल पर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच पूरी देखी है तो आपने, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके जाना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।